नमस्कार, डायलॉगस में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्याह सफेद। आज दुनिया की निगाहें गाजा पर टिकी हैं, जहां हर युद्ध विराम अस्थायी है और हर शांति प्रयास सवालों के घेरे में। कई महीनों से कोशिश चल रही है, सालों से कोशिशें चल रही हैं। ऐसे समय में गाजा पीस बोर्ड की चर्चा तेज है और जिसकी चर्चा डवोस से निकली है। कहा जा रहा है यह पहल शांति का नया रास्ता तलाश सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये बहुपक्षीय प्रयास है या किसी एक व्यक्ति, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के कहने से ये हो रहा है। क्या इसमें किसी व्यक्ति की सोच है या लगता है इसमें समुच्चय में इस पर सोच जारी है। क्या व्यक्तिगत कूटनीति का विस्तार है ये सारे सवाल हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को क्या दरकिनार कर दिया जाएगा या दरकिनार हो जाएंगी कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से। शांति प्रक्रिया संस्थागत होगी या उसमें से कुछ व्यक्तियों के मिजाज पर वो निर्भर करेगी। सारी बातें हैं जिसमें पूरी तस्वीर हम निकालने की आज कोशिश करेंगे। कमर आगा साहब जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आज हमारे साथ हैं। हमने ज्यादा मेहमान आज इस कार्यक्रम में नहीं जुटाए क्योंकि उसमें से बातचीत में आपको समुच्चय में पिक्चर कई बार नहीं मिलता। तो आज शांति से हम लोग लंबी चर्चा करेंगे कमर आगा साहब के साथ कि भारत इस पूरे एक्सरसाइज में भारत कहां खड़ा है, दर्शक या संभावित मध्यस्थ के रूप में भारत का अगला कदम क्या होगा। अभी तक भारत इसमें से चुप्पी साधे हुए लगभग। इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ आगा साहब हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। आगा साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि गाजा पीस जो बोर्ड है इसका ओरिजिन क्या है। ये क्या एक जैसे अभी मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था, एक यूएन के 2003 के एक रिजोल्यूशन का हवाला दिया जा रहा है। तो गाजा पीस बोर्ड, इसलिए मैं ओरिजिन आपसे इसलिए पूछ रहा हूं आगा साहब, क्योंकि इससे एक इसकी लॉन्जेविटी का पता चलेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलेगा कि इसमें व्यक्तिगत सोच है या समुच्चय सोच के साथ है जिसके सारे पिलर्स स्ट्रांग हैं। साहब ये बेसिकली एक फैमिली की सोच है। ट्रम्प साहब और उनके दामाद ये दोनों बिल्डर्स हैं वहां पे अमेरिका के। इनका है, इनको लगता है कि ये जो एरिया है पूरा गाजा का वो एक प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं। जो एक बिल्डर उन्मूमन अच्छी जगह को जैसे देखता है वैसे ही उन्हीं ने भी देखा। गाजा बहुत सुंदर एरिया है, मेडिटेरेनियन कोस्ट के ऊपर है, समुंदर वहीं पे है मेडिटेरेनियन। फिर उसके अलावा रिच है इसलिए कि समुंदर यूरोप बहुत करीब है, वहां से मिडिल ईस्ट जुड़ा हुआ है, यानी मिडिल ईस्ट का पार्ट है ये। तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट उनको लगा कि वहां पे लोग जो रहते हैं ये ठीक नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। फिलिस्तीनियों को वहां पे तो ऐसी जगहों के ऊपर तो हाई नेट वर्थ लोग आए बसें, उनको खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई जाए और वहां के ऊपर उनको सेटल किया जाए। ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब का अपना विचार है। उनका कहना ये है कि ये मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनेगा। इजराइल चाहता है कि वहां पे एक दुबई जैसी जगह बने, जैसा दुबई है वैसे ही एक वहां पे वो चाहता है। काफी समय से वो वहां के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात की बात कर रहे थे। पहले वो सोच रहे थे कि वेस्ट बैंक में, अब वो यहाँ पे बन रहा है, अमेरिकन बना रहे हैं, तो उनको लगता है कि ज्यादा आसान काम है। अगर ऐसा होगा तो फिर दुबई का क्या होगा, इसलिए कि सारी अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपियन बड़े बड़े कंपनीज, बैंक सब अपने हेडक्वार्टर तो शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे और फाइनेंशियल मिडिल ईस्ट का कैपिटल ये अंत में बन जाएगा। इजराइल फाइनेंस ही देखता है, जहां भी जाते हैं इजरायली मूल के लोग के फाइनेंस का कंट्रोल बना रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ दुबई का भी खात्मा हो जाएगा एज एक फाइनेंशियल कैपिटल की शक्ल में, हब के रूप में। जी, हब के रूप में। और तो दोनों की ये दोनों की जो सोच है उसका ये नतीजा है, ये विचार के वहां पे बनेगा। इसमें काम बहुत करना होगा। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। आप जब गाजा पीस बोर्ड की बात करते हैं तो बहुपक्षीय शांति पहल की बात करते हैं। ये कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई पर्सनल प्रोजेक्ट थोड़े ना है।
अरे भाई, ये इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, ये एक प्राइवेट बोर्ड है, हाँ। ये सरकारी बोर्ड नहीं है। इनका पीस प्लान को मान्यता दी थी उन्हीं ने, यूनाइटेड नेशंस ने। बोर्ड के ये परमानेंट चेयरमैन है, ये प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे तब भी यही चेयरमैन रहेंगे, एक पैरेलल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल में। और उसका काम केवल गाजा में नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमन शांति की वो बात कर रहे हैं। यानी अब्राहम शांति तभी आएगी जब सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत, बहरीन, ये जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, इंपॉर्टेंट देश हैं, ये सब अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लेंगे, यानी इजराइल के साथ अच्छे संबंध बना लेंगे और अमन शांति वहां पे तभी आ पाएगी। ये अमेरिका का मानना है। क्या ये अमन शांति आएगी या एक बड़ी प्रॉब्लम नई खड़ी हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, वो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, एक व्यक्तित्व के ऊपर टिकी ऐसी कोई भी शांति व्यवस्था लंबे समय तक टिकी रहेगी, टिक सकती है, इसकी क्या गारंटी है आगा साहब? इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये कि 4 साल इनके पास है, उस 4 साल, 3 साल अभी बचे हैं इनके पास, उस 3 साल में ये बहुत से काम इनको करने हैं। उसमें से एक ये अहम काम है, इजराइल ये देख रहा है कि ये कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लें, रिश्ते बना लें। एक बड़ा अमेरिका की भी यही पॉलिसी है कि इस क्षेत्र से थोड़ा अपने को विड्रॉ करें, और वहां की जो सिक्योरिटी जो अमेरिका अभी तक प्रदान कर रहा था सभी खाड़ी के अरब देशों की, वो अब इजराइल देगा अमेरिका के नेतृत्व में। तो ये उनका एक पुराना प्लान है अमेरिका का। तो उसके लिए जरूरी है कि अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करना, ताकि इजरायली फोर्सेस पूरे क्षेत्र में आ सकें। उनका, अमेरिकन का कहना ये कि ईरान से खतरा है इस क्षेत्र को, इसलिए इजराइल का होना भी बहुत जरूरी है। और अमेरिका को जो है यहाँ से फोर्सेस विड्रॉ करके उसका डिप्लॉय, चाइना के चारों तरफ डिप्लॉयमेंट का प्रोग्राम है, जहाँ पे चाइना की विस्तारवादी नीतियां चल रही हैं। तो इस तरीके से ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, इसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन जो भी अगर वहां पे रिवेरा बनेगा तो आप ये समझिए कोई नया आने वाला प्रेसिडेंट उसको अनडू नहीं करेगा, हटाएगा नहीं, खत्म नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा। फिलिस्तीनियों को अमेरिका हमेशा से, सभी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 20-25 साल से लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जरूर वो करते थे, अब तो बात करना भी बंद कर दी है इन लोगों ने, और अब एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं कि वो ऑक्यूपेशन ही को नहीं मान रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो इस तरीके से फिलिस्तीन के मसले को सबसे पहले खत्म करना है, और गाजा को से फिलिस्तीनियों को फर्स्ट स्टेप ये होगा वहां निकालना। उसके लिए एक लड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पाकिस्तान है और भी बहुत से देश हैं जिनकी सेना वहां आएगी, जो उनको लड़के लगे, ज्यादातर मुस्लिम देशों की। आगा साहब, जब बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसे सवाल कई हैं जिसके इसके लॉन्जेविटी पे सवाल है, जो बोर्ड के डिसीजन कौन लेगा उस पे सवाल है, जब इतनी जटिल और संवेदनशील इशू गजा से रिलेटेड वहां पे है, तो आप जैसे इसको स्ट्रॉन्ग मैन डिप्लोमेसी से इसको संभालेंगे, कैसे संभाला जा सकता है ये? मतलब ऐसा कोई एग्जांपल है कि हमारे पूरी दुनिया में पास्ट में? भाई, किससे अपोजिशन है, कहाँ से अपोजिशन है? सारे अरब देशों ने तो ज्वाइन कर रखा है। देखिए नाम इनका सुनिए, क्या क्या नाम है इन लोगों के। इसके अंदर हैं कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, और कई एक देश हैं जो ज्वाइन करने वाले। इन सब ने $1-1 बिलियन भी दिया है ज्वाइन करने के लिए, जो फीस है। इजराइल इसका पार्ट है। तो अरब हुकूमत तो नहीं ज्वाइन कर रही है। अरब के अंदर कोई ऐसा मूवमेंट भी मुझे नहीं नजर आ रहा है जो बहुत करे। हालांकि ये है कि जनता, अरब जनता ये जो है वो काफी चिंतित है इसको लेके। क्या ये देखना ये कि क्या कोई इस्लामिक मूवमेंट जितने हैं, अलकायदा हो या आईएसएस हो या तालिबान हो, ये कभी आपने सुना है? या जमात इस्लामी या इस तरह के जो बहुत से संगठन है, पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कभी किसी ने फिलिस्तीन की बात की? या इतना गाजा में जो कुछ हुआ किसी ने उसका खंडन किया? या कोई उसके लोग वहां गए लड़ने के लिए? तो इससे अच्छा मौका क्या होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प या इजराइल के लिए कि जमीन, अरब देश जितने हैं वो सब इजराइल की
खासतौर से अमेरिका की सिक्योरिटी पे निर्भर हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई, कतर, ये सब जितने देश हैं, यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस भी हैं, अमेरिका इनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये इनको लगता है कि समय अच्छा है। ठीक है, अगर इनस्टेबिलिटी फैलती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, उसको बाद में देखा जाएगा। नहीं, हम क्या इसमें हम दो चीजें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर और आगा साहब की, क्या ये जो बोर्ड है वो एक मतलब परमानेंट पीस बॉडी बन सकती है, उस स्टेटस तक जा सकता है, उसका एक ऑरा वो हो सकता है आने वाले टाइम में, या फिर हम समझें कि एक बहुत ही टेम्पररी जियो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है ये। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा क्षेत्र जो है इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है जी। और अमेरिका को इस बात की कोई चिंता नहीं है। हाँ। उनका कहना यह है कि उनके बहुत से थिंक टैंक्स इस बात को कहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तेल पे कब्जा कर लेना चाहिए, और अमेरिका को तेल जो है वो स्ट्रेटेजिक असेट है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी जुड़ी हुई है, और बाकी ये लोग जो हैं ये सब लड़ रहे हैं तो इनको ये उनकी प्रॉब्लम है, वो समझे। ऑलरेडी अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सऊदी अरेबिया को नोटिस दे दिए कि वो अपने तेल के जितने ठिकाने हैं वो उनके हवाले कर दे, यानी तेल उनको वो निकालेंगे वही बेचेंगे, उनकी ऑयल कंपनीज वही लोग तेल के दाम भी तय करेंगे, और जो मुनाफा होगा वो शेयर हो जाएगा या जैसे भी होगा। तो इस तरह की जहाँ पे बातें हो रही, जहाँ पे एक प्रेसिडेंट को ये किडनैप करके लिए आए हों वहां से, और फिर वहां के तेल के ऊपर भी कब्जा कर लिया। इस समय देखिए ऑयल वॉर चल रही है, ऑयल वॉर है, वेनेजुएला, ईरान। एक सेकंड वेनेजुएला, किसी इलाके के दादा के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी समझ लीजिए, मैं क्या बताऊं। अब आप जी इसी तरह की बातें हो रही हैं, और ये बातें उनको करने में कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि इन देशों के पास फाइटिंग फोर्स नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। इन्हीं ने अपना प्रोटेक्शन जो था, ये सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले बहुत पहले कर दी थी, ऑयल फॉर सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, तो इनका पैसा भी वही अमेरिका में, जिस एग्रीमेंट के तहत इन्हीं ने किया था, इनका पैसा भी अमेरिका में है, जो ज्यादातर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले ही ले लिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अराजकता फैले और पैसा ना मिले। तो इनका सारा सॉवरेन फंड जितना था, एक ट्रिलियन डॉलर तीनों देशों से ले लिया। सऊदी अरेबिया के पास पैसा भी नहीं है, बजट अगर डेफिसिट होता है तो उनको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कोई बड़ी समस्या, लेकिन उसके बाद भी $1 बिलियन दे के इन लोगों ने जो $1 बिलियन दे के ये ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये इस समय ऑयल की युद्ध है, वेनेजुएला, ईरान, रशिया, ये 3 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर हैं दुनिया में। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वगैरह जो हैं, ये भी बहुत बड़े, इनके ऊपर ऑलरेडी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, उनकी सेनाएं वहां पे मौजूद हैं इन सब जगहों पे। ये तो अमेरिका अपना कंसीडर कर चुका है पहले ही कि ये कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। बाकी जो है वो ये सारे देश हैं, और ग्रीनलैंड में भी तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, और रेयर अर्थ मटेरियल भी है। तो सारा रिसोर्सेज दुनिया का जिसके पास होगा वही डोमिनेट करेगा। अमेरिकन इकोनॉमी वीक है, एक ही तरीका है इसको स्ट्रॉन्ग करने का, 21st सेंचुरी उनका मानना ये अमेरिकन सेंचुरी है, उसके अंदर अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली देश रहेगा। तो जहां जहां से खतरे हैं उनको उन खतरों को खत्म कर देना चाहिए इन 4 साल में। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि इनस्टेबिलिटी मुझे लगता है कि बहुत फैल जाएगी तमाम। इसी के पहले से ही मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत समस्याएं हैं। सऊदी अरेबिया की कतर से भी नहीं बनती, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में झगड़ा हो गया, बड़े अच्छे संबंध थे, और ये तो ऐसा लगता है कि किसी दिन ये युद्ध यूएई और कतर में भी आ जाएगा। इस तरह की हरकत, जिस तरह का वहां पे हालात हैं उसे लगता है। ईरान से युद्ध की पूरी तैयारी है, कभी भी छिड़ सकता है, और अमेरिकन का कहना यह है कि वो मतलब जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते हैं। उन्हीं ने अभी कहा है कि वो ईरान को धरती से इरेज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो तभी होगा जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। वो करेंगे, इजराइल करेगा, कौन करेगा पता नहीं, होगा या नहीं होगा ये तो खैर समय बताएगा, मगर जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है।
चलिए अगला सवाल ये है आगा साहब की, अगर क्षेत्रीय सहमति नहीं बनी, चलिए क्षेत्रीय छोड़ सकते हैं, अगर सहमति नहीं बनी, जितने भी अभी मेंबर आए हैं, कुछ नए मेंबर आगे अगर ज्वाइन करते हैं, तो कुछ समय बाद बोर्ड अपने आप अप्रासंगिक नहीं हो जाएगा? ए बी, कि क्या ट्रंप जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र को काफी समय से अमेरिका कमजोर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मतलब ये होते हैं कि कोई भी डिसीजन किसी एक सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति से होता है, वो उसको अब वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको पूरी तरीके से बाईपास कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो 4 साल इसी बोर्ड ऑफ पीस के तहत बहुत से डिसीजंस लेंगे, इनका ऐसा लगता है, खासतौर से मिडिल ईस्ट का जहाँ पे क्राइसिस है। और दूसरी बात ये कि उन्हीं ने बहुत सी जो यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज हैं, उनसे पहले ही सऊदी अरेबिया ने अपने को विड्रॉ कर लिया है। सॉरी, अमेरिका ने बहुत से देशों से, बहुत सी जो एजेंसीज हैं उनसे विड्रॉ कर लिया है अपने को, और फंडिंग भी बंद करते चले जा रहे हैं ज्यादातर देशों की। अब ये है कि ये 4 साल, अगर आप इसका लोगो तो देखिए, आप अपने दर्शकों को इसका लोगो भी दिखाइएगा, बोर्ड ऑफ पीस का जो बना है, बिल्कुल वो यूनाइटेड नेशन की लोगो की तरह है, बनाया गया है। तो फ्यूचर इनके एडमिनिस्ट्रेशन में तो यही इनका प्लान ये है कि यूनाइटेड नेशंस से ज्यादा डीलिंग इनकी नहीं रहेगी, बल्कि बाहर से ही वो अपना स्वयं यूनिलैटरल डिसीजन रहेंगे लेके उसको आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। कौन कहाँ से यूनाइटेड नेशन सपोर्ट इनको देगी कि आप यूक्रेन के जो इलेक्टेड लीडर है उनको आप किडनैप करके ले आइए? तो ये सब परमिशन तो मिल नहीं सकती उनको कहीं से। या आप ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लीजिए, ये भी परमिशन उनको नहीं मिल सकती। तो बेहतर ये है कि यूनाइटेड नेशन को डंप कर दो और एक नई बोर्ड ऑफ पीस के नाम से। अच्छी बात ये है कि अमेरिका हर सारे अच्छे काम जो करता है शांति के नाम से काम करता है। जितना भी वॉर या युद्ध होते हैं वो सब शांति इस्टेब्लिश करने के लिए के ही हिसाब से होते हैं, उनका नतीजा बिल्कुल उसका अलग होता है। यूएन का जैसी संस्थाएं, आगा साहब, और यूएन के जो डिफरेंट एजेंसीज हैं, मैं उसको डेरिवेटिव्स कहता हूं, अगर थोड़ा और बारीकी में जाएंगे तो वो सभी हाशिए पर चले गए हैं या चले गए दिखते हैं। वैश्विक स्तर पर फैसले कौन लेगा, और साथ ही साथ कि क्या हम उसी हम रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर से पर्सनैलिटी बेस्ड जियोपॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? इसके अपनी खामियां आने वाले टाइम में होंगी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है बहुत समय तक नहीं चलती, और ये जो है इसने ऑलरेडी इतनी क्राइसिस खड़ी कर दी। इस समय सबसे बड़ी क्राइसिस तो यूरोप में है। इनके अपने जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो अपने एलाइज हैं, वो इनके खिलाफ हो गए। पूरा जो है यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट इस वक्त चल रहा है ग्रीन लैंड को लेके। फ्रांस इनके खिलाफ है, जर्मनी इनके खिलाफ है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, सभी कोई इनके साथ नहीं नजर आता। ब्रिटेन जो इनका सबसे बड़ा एलाई है, हमेशा से जो रहा है, वो इनसे नाराज है बहुत सी बातों पे। इन देशों, इनमें से अधिकतर देशों ने बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन भी नहीं किया, गाजा वाला। एंड दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो पुराना ऑर्डर था एंग्लो सैक्सन, ये उसको भी खत्म करे दे रहे हैं। बल्कि अमेरिका फर्स्ट जो है वो एंग्लो सैक्सन ऑर्डर जो बनाया गया था, जो कि बहुत सालों से, 100 साल से भी ज्यादा, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका जिसके पार्ट होते थे, वो ऑर्डर को खत्म करके अब कनाडा से भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, उसको 51st स्टेट कह रहे हैं। ग्रीनलैंड उसी वहां से करीब है, उसको भी ये लेने की, मतलब इनका प्लान ये है कि अमेरिका फिर कनाडा को भी ले लो, और ग्रीनलैंड तो ये कंटिग्यूटी करीब बन जाएगी, सीधा एक एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकन इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में है। इनको लगता है एक ही तरीका है कि ऑयल और ये सब रिसोर्सेज उनके हाथ में आ जाए तो वो रहेंगे। ये दोबारा से कोलोनाइजेशन एक प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कामयाबी होगी। ये जरूर है कि इसके
बहुत बड़ा नुकसान होगा बहुत से देशों को। जी डॉलर रोजाना उसकी जो डॉलर का रोजाना उसकी इरोजन होता चला जा रहा है, जो गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं वो उसका कारण ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा देश जो हैं वो सब गोल्ड खरीद रहे हैं और आपस में ट्रेड करने की बातें चल रही हैं। तो उनको रोकने का बस यही एक तरीका है कि तेल का लो, तेल को फिर गाजा पीस बोर्ड कंसल्टेटिव होगा या ट्रम्प साहब की विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा? मतलब तो इस पे ऑलरेडी आंसर आप थोड़ा कर चुके हैं, मैं थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आपसे सुनना चाहता हूं कि कंसल्टेटिव होगा या उनके विम्स एंड फैंसीज पे चलेगा। ये कोई परामर्श आधारित होगा, सामूहिक फैसले होंगे, या ट्रम्प की मर्जी से इसके फैसले तय होंगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत डेमोक्रेटिक होगा। बेसिकली इसमें 3 लोग हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वही डिसाइड करेंगे। एक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प स्वयं, फिर उसके बाद उनके दामाद जेरल्ड कुशनर और तीसरे टोनी ब्लेयर। ये मेन है। बाकी तो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो सब ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के ऊपर सिक्योरिटी के लिए या इकोनॉमी के लिए निर्भर हैं। और जो बड़े देश और हैं यूरोप के, या न तो इसमें रशिया है, न चाइना है, न यूरोप के और फ्रांस, जर्मनी, ये सब जितने देश जिनका आप नाम ले रहे थे वो सब अभी एब्सेंट है। तो कहाँ से इसमें क्या होगा? ये जो चाहेगा करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें इजराइल और ये 3 लोग, ये इनका है, यानी नेतन्याहू सब। ये एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे आगा साहब, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदुस्तान का के इन्वॉल्वमेंट और हिंदुस्तान के फ्यूचर पर चर्चा करेंगे इसके बारे में। एक आखिरी सवाल इस सीरीज में, कि हम जब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हम बात करते हैं उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, हम जब बात करते हैं जियो इकोनॉमिक्स की और डिप्लोमेसी की, इस पूरे परिदृश्य में, पूरी प्रक्रिया में क्या क्या है? मतलब इसमें मुझे जो आप बोल रहे हो उसमें ह्यूमैनिटेरियन तो कहीं दिख नहीं रहा है, उसमें मुझे केवल इकोनॉमिक्स दिख रहा है, और जियो और डिप्लोमेसी भी अपने शेप और साइज के हिसाब से नहीं दिख रही है। डिप्लोमेसी के नाम पे आप लूट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के नाम पे आप नाश कर रहे हैं। देखिए, इस समय डिप्लोमेसी का दौर नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अमेरिका जो है वो डिप्लोमेसी में इस समय विश्वास नहीं कर रहा। ये मसले डिप्लोमेसी से हल ही नहीं हो सकते कि किडनैपिंग ऑफ ए प्रेसिडेंट को आप कैसे डिप्लोमेसी से करेंगे, या युद्ध की वो जो बात कर रहे हैं, ईरान से युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? तभी पॉसिबल है कि यूनाइटेड नेशंस को से बाहर हट के ये काम करें, अपना कोलिशन बनाएं, या जैसे भी हो लड़ें। फिर उसके बाद यूएन चाहेगा कि यूएन की मैंडेट है पैलेस्टाइन के ऊपर 2 स्टेट सोल्यूशन का एक वो मसला है, उसको आप कैसे आप यूएन मैंडेट डिप्लोमेसी से हल करेंगे? तो बाहर से ही अपना, उन्हीं ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना के उसके थ्रू ये कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमेसी समय बिल्कुल सस्पेंड कर दी गई है या खत्म कर दी गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि पावर पॉलिटिक्स से समय चल रही है, गन बोर्ड डिप्लोमेसी जैसे कहते हैं, उस तरह से कि हमारी बात नहीं मानोगे तो फौरन युद्ध। अब देख लीजिए ईरान के चारों तरफ आर्मडाज और फोर्स कंसंट्रेशन और मतलब न्यूक्लियर तक की बात शुरू हो चुकी है। भारत की चुप्पी है आगे साहब, भारत की चुप्पी है। भारत वेट एंड वॉच कर रहा है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होगा, आगे देखेंगे क्या होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी है, लिहाजा भारत को बड़े फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। इस प्रक्रिया से कुल मिलाकर भारत अभी तक बाहर है। दो चीजें हैं भारत के घनिष्ठ संबंध इजराइल से हैं। भारत हमस को बेसिकली देखा जाए तो एक आतंकवादी फोर्स मानता है। दूसरी तरफ ये कि भारत के अच्छे, किसी सरकारी पेपर में हमास को हम लोग आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं कहते क्या? नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं नजर आता। लेकिन ये कि उसके एक्शंस को बहुत कंडेम किया है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत सपोर्ट भी करता है फिलिस्तीनियों को, और 2 स्टेट सोल्यूशन पे यकीन रखता है। दूसरी एक और समस्या है भारत के साथ, भारत की जो है ऑक्युपेशन को लीगलाइज नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी स्वयं भूमि जो है चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है।
अगर वो कंडोन करता है तो फिर तो बड़ी बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे जी। फिर तो ऑक्युपाइड कश्मीर का मसला, जम्मू एंड कश्मीर का, और फिर दूसरी तरफ चाइना का है, फिर तो मतलब जो हमारा क्लेम है इसके ऊपर वो वीक होने लगेगा। तो इसलिए भारत जो भी स्टेप लेगा मैं समझता हूँ बहुत सोच समझ के लेगा। और ये है कि भारत चाहेगा कि अमन शांति वहां पे आ जाए, पहले से उसकी कोशिश रही है, लेकिन ये सारी चीजें उसको उसके सामने हैं जिसको देख के वो आने वाले समय में डिसाइड करेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप वेस्ट एशिया में एक शांति सद्भावना के प्रयास किए जा रहे हैं, आप कूटनीतिक भूमिका अदा कर सकते हैं, आप उसमें शिरकत कर सकते हैं, वो मौका ऐसा करके गंवा देंगे? नहीं, दूसरी बात यह है कि भारत पहले ये भी तो देखेगा कि और कौन कौन देश ज्वाइन कर रहे हैं। क्या यूरोप वगैरह, यूरोप के जो दूसरे देश हैं, खासतौर से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अगर भारत ज्वाइन करेगा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सब, उसको तो वो लोग लिख रहे हैं कि ये एक क्लब है ऑटोक्रेट्स का। फाइनेंशियल टाइम जैसे पेपर ने लिखा है कि ये वो है ऑटोक्रेट्स का क्लब है। इसके मतलब ये कि यूरोप तो नहीं ज्वाइन करने जा रहा है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, बहुत से सवाल हैं जो इंडिया में समझता हूँ जल्दी उन पर सोचेगा। सर, और गाजा पीस प्रोसेस में मतलब है, आपकी बात से जो समझ में आ रहा है, भारत की क्या भूमिका अभी हो सकती है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चलिए वो मैं समझ सकता हूँ, इकोनॉमिक स्पेस में भारत के घुसने की संभावना नहीं है। आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी अभी इस वक्त काम कर नहीं रही है, तो हम चुपचाप देखते रहेंगे और केवल इस बात का इंतजार करेंगे यूरोप क्या करता है? नहीं, ये बात नहीं, भारत यूरोप का भी इंतजार नहीं करेगा, भारत स्वयं डिसीजन लेगा। भारत के साथ कई डिफिकल्टी है, इजराइल भी उसका दोस्त है और अमेरिका से वो अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। और भारतीय मूल के लोग भी अमेरिका में बहुत रहते हैं, उनका भी प्रेशर है कि आप भारत अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए। फिर दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने हमेशा से की कोशिश रही है जनसंघ के समय से कि अमेरिका इजराइल से अच्छे रिश्ते बनाना, रिश्ते तो बना रह लिए हैं, लेकिन अब जो डिफिकल्टीज आ रही उनको किस तरह से नेविगेट करना, ये समय मैं समझता हूँ जल्दी ही डिसाइड करेंगे। इसलिए कि बहुत से सवाल भी हैं इसके अंदर। भारत इच्छुक है यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म की, वो बात खत्म हो गई। भारत चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, वो क्लैश कर रहा है इसके साथ। और भारत चाहता है कि उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो बहुत से मसले हैं जिसके ऊपर भारत आने वाले समय में डिसाइड करेगा। दो आखिरी सवाल आपसे अगर साहब की, भारत इस वक्त अरब, इजराइल और फिलिस्तीन, इन तीनों के बीच कोई संभावना दिखती है कि कहीं ब्रिज का एक निर्माण कर सकता है, ब्रिज बन सकता है? भारत ऐसे मौके पे, भारत की पॉलिसी रही है कि अरबों के जो इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं या जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, भारत उनसे बचता रहा है अभी तक। यानी इंट्रा अरब डिस्प्यूट से भारत ने हमेशा अरब कॉज को सपोर्ट किया है, फिलिस्तीनी कॉज को भी सपोर्ट किया है। मेन जो अरब कॉज है उसको हमेशा सपोर्ट किया है, आगे बढ़ाया है। ये दो नीतियां रही हैं। इन्हीं पे अब देखना यह है कि किस तरह से आए। भारत के सामने एक समस्या ये भी है, जो यूएई और सऊदी अरेबिया का टेंशन जो हो गया है, वो भी एक बड़ी समस्या है। भारत ने अभी तक कोशिश की सभी देशों से अच्छे संबंध बनाने के। ये सभी देश जितने हैं भारत के बहुत निकट हैं और भारत का लगभग 90 लाख लोग इसमें काम करते हैं। हमारा ट्रेड 100-150 बिलियन डॉलर का है, वहां से रेमिटेंसेस भी आते हैं। हमारे पास समटाइम 30-40-50 बिलियन डॉलर के हर साल। फिर इन्वेस्टमेंट भी वहां से आता है। तो भारत की पूरी कोशिश ये होगी कि ये पूरे क्षेत्र में जो है इनस्टेबिलिटी यानी अराजकता ना फैलने पाए, युद्ध ना हो। युद्ध अगर होता है और तेल की सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा लक्ष्य
जो 6-7% इकोनॉमिक ग्रोथ का है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें हैं। भारत की से ये क्षेत्र दूर नहीं है, एक काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इन सब चीजों को देख के एक किसी नतीजे पे पहुंचेगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड है आगा साहब, तो भारत को इस वक्त जैसे नॉर्मल कन्वेंशनल वे में समझा जाता है कि हमें शांति निर्माता की भूमिका हमने निभाई, बीच बचाव किया वैश्विक शांति के लिए। अभी वो काम भारत को छोड़ देना चाहिए, होल्ड पे रखना चाहिए, और क्या इस वक्त दिल्ली को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है? भारत पिछले कुछ समय से अपने हित में ज्यादा काम कर रहा है। उसकी कोशिश ये होती है कि अपने इंटरेस्ट को, इकोनॉमी को बढ़ाना, और जो उनके प्लान है विकसित भारत, ये सब चीजों का। लेकिन साथ में उसका ये भी है कि क्षेत्र में अगर इनस्टेबिलिटी फैलती है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऑलरेडी हमारे चारों तरफ जिस तरह का माहौल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन सभी देशों में जो कुछ हो रहा है, आप लोग जनता सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह की फोर्सेस हैं वहाँ के ऊपर, वो एक बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरे, भारत ये भी चाहता है कि उसके रिश्ते रशिया से भी बने रहें और अमेरिका से भी बने। ये एक बड़ा मुश्किल समय है, इसमें भारत को बहुत टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी, मैं समझता हूँ, कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। कि भारत अमन शांति को सपोर्ट करता है, भारत पीस प्लान को भारत सपोर्ट करता है, लेकिन ये कि पीस क्या, अगर ये प्लान जो है शांति गाजा में लाता है, पैलेस्टीनियन ही वहां रहेंगे रिकंस्ट्रक्शन के बाद, तो भारत को कोई आपत्ति नहीं। भारत 2 स्टेट सोल्यूशन चाहता है। भारत का मानना ये है कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, लेकिन अगर ये वहां पे सिर्फ जो है एक रिवरा बनाते हैं जिसमें तमाम एक बड़ा वहां पे सेंटर बनता है, फाइनेंशियल हब बनता है, और यूएई को उजाड़ा जाता है, तो यूएई से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और हमारे वहां पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत आने वाले समय में डिसाइड करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। देखना ये पड़ेगा दर्शकों की गाजा पीस बोर्ड शांति की ईमानदार कोशिश है या फिर महाशक्तियों की राजनीति का एक महामंच। आने वाले समय में पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त उसमें लगेगा नहीं। चलिए आप देखते रहिए डायलॉगस। मंडे टू फ्राइडे हम स्याह सफेद में आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।